अभी रिसेंटली मैंने तारिक मसूद की वीडियो देखी थी जन्नत के ऊपर। हम्म। तो उसका समरी तो यही थी कि जो बीवी की जो आखिरी शादी होती है, तो जन्नत में जिस मर्द से आखिरी उसकी शादी हुई थी उसको वही मिलेगा। तो ये तो मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब से लगा और समझ में नहीं आया कि अगर बीवी को पहला शौहर पसंद है फिर क्या होगा, फिर इससे उसे डंडा मार के दूसरे शौहर के पास लेके जाएंगे। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और इसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सारे सवालात के जवाबात तब समझ में आ सकते हैं जब आपका बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है जन्नत को लेकर या आफ्टर लाइफ को लेकर। मैंने और भी वीडियो देखी वेस्ट में भी वो कुछ लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, उस पर रिसर्च भी शो किया हुआ है कि मरने के बाद जो है टनल नज़र आता है और उसमें आपके चाहने वाले लोग जो होते हैं वो आपको रिसीव करने आते हैं। ठीक है, ये लोगों के साथ हुआ है, मैंने रिसर्चेज़ पढ़ी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भई जन्नत में जो है ना हम्म, औरत को जो है उसका लास्ट शौहर मिलेगा, ये मैंने भी वीडियो देखी तारिक साहब की। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, एक तो समझ में आती है कि लोगों ने खुद देखा है, वो एक्सपीरियंस कर लिया, लाइट दिख रही है। लेकिन जो जन्नत की इतनी डिटेलिंग बता रहे होते हैं कि इतने गज़ का वहाँ वो मकान मिलेगा और दूध की नहरें और शराब की नहरें और इतनी हूरें और पूरा लैंडस्केप जो है खुद उन्होंने जाके देखा हुआ है, पूरी प्लॉटिंग की हुई है उन्होंने पहले से जाके। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ ये हूरों के बारे में। मैंने एक ज़माने में मुझे ये सवालात ने बड़ा तंग किया तो मैंने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर। तो फाइंडिंग ये निकली कि ऐसी कोई प्रॉपर सही हदीस नहीं, ऐसा कोई कुरान में आयत नहीं, जो ये कैटेगोरिकली बताती हो कि सबसे कम दर्जे के जन्नती को भी 70 हूरें मिलेंगी। कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा और ना ऐसा होने वाला है। अब ये क्यों मशहूर है कि 70 मिलेंगी? तो जब मैंने इसको फर्दर डिग आउट किया, उस तमाम मकातिब फ़िक्र के मैंने तर्जुमों को पढ़ा, तो पता ये चला कि ये उलमाओं की राय है, जो आलिम दीन है हमारे, उनकी कैलकुलेशन या उनकी समरी है या उनकी इंटरप्रिटेशन है इस लॉ की या इस कॉन्सेप्ट की कि मरने के बाद मुसलमान को, जन्नती को कितनी हूरें मिलेंगी। किसी ने कहा 1 मिलेगी, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 70, किसी ने कहा 1000। लेकिन उर्फ़ आम में यानी कि इन कॉमन टर्मिनोलॉजी में जनरलाइज़ेशन के अंदर 70 का वर्ड मशहूर हो गया, 70 का वर्ड मशहूर हो गया। इसलिए हम ये कह देते हैं कि 70 हूरें मिलेंगी, जबकि ऐसा कोई है नहीं। लेकिन चलें, हूरों का तो समझ में आता है, उन्होंने कोई भी कैलकुलेशन करके अपनी राय दे दी। दूध की नहरों का वगैरह तो वो तो लिखा हुआ है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब वही फिर कॉन्सेप्चुअल बात आ गई, जैसे दूध की नहरें मिलेंगी, मेवे मिलेंगे और जी शराब मिलेगी आपको, जो चीज़ यहाँ पे मना की गई वहाँ पे आपको मिल रही होगी। अब इस ये सब कुछ जो है ना बॉयल डाउन होता है इसके इसको ना समझने के लिए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है और जो बुनी फिर बिग डाउन करते-करते डाउन द रैबिट होल जाके हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन क्या है हमारे यहाँ, वो हमें समझना पड़ेगा। जन्नत बुनियाद जन्नत की बुनियाद क्या है यानी? अच्छा, देखें, अगर आप जन्नत को एक फ़िज़िकल मुकाम समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं क्या समझता हूँ, आप क्या समझते हैं या समझना क्या चाहिए। मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि ये किस तरह अनफ़ोल्ड होता है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप जन्नत को एक फ़िज़िकल मुकाम समझते हैं कि यहाँ से एक फ़िज़िकल, जैसे हम मैटर में बने हैं, अर्थ एक प्लैनेट है, स्टार्स हैं, आप समझते हैं कि किसी स्टार या किसी फ़िज़िकल मैटर प्लैनेट के ऊपर जन्नत बनी हुई है, तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, अप्लाई होना शुरू हो जाएँगे कि आपको वहाँ दूध की नहरें मिलेंगी, मेवा मिलेगा, हूरें मिलेंगी, सही है, आपको यही बॉडी दे दी जाएगी और आपकी इसमें से जो फ़ुज़ला होगा वो नहीं निकलेगा और आप सारे मज़े सारे लेंगे, आपको फीलिंग सारी आएँगी। क्योंकि फीलिंग का बहुत बड़ा ताल्लुक आपके सेंसेस से है और सेंसेस फ़िज़िकल बॉडी के सेंसेस जिनसे हम रिलेट करते हैं। मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है ज़ायके में, तो मेरा सेंस ऑफ टेस्ट काम कर रहा है, तभी तो मुझे अच्छी लग रही है ना। तो क्या उस प्लैनेट पे जाके मुझे सेंस ऑफ टेस्ट मिल जाएगा, फ़िज़िकल बॉडी मिलेगी तो समझ में आती है ये बात। लेकिन अगर आप जन्नत को एक फिजिकल प्लेस नहीं मानते, कोई अदर डायमेंशन मानते हैं, कोई और डाय तो उस डायमेंशन की फिर पैटर्न और उसके बिहेवियर अलग-अलग होगा। उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो टेक्निकैलिटीज़ अलग-अलग होंगी। वहाँ पे अलग किस्म के सेंसेस मिल सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि वो सेंसेस अलग होंगे, लेकिन हमारे इस फिजिकल मैटर प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इस दुनिया में, इस बॉडी के अंदर हमें और कोई चीज़ समझ में नहीं आती इन 5 सेंसेस के अलावा, तो हम हर चीज़ को उस 5 सेंसेस से रिलेट करके समझते हैं। तो फिर ये जो सारी आयतें और जो जो सारे हमें रेफरेंसेस मिले हुए हैं, ये मेटाफॉर्स हैं। आपको एक आइडिया देने के लिए कि ओके रिलेट टू दिस, तुम्हें ऐसे दूध की नहरें बह रही होंगी, यानी कि अबंडेंस होगी खाने-पीने की उस डायमेंशन में। आपको हूरें मिलेंगी, यानी कि आपको जो आपकी सेक्सुअल या जिनसी ज़रूरियात हैं, वो बहुत वाफ़िक मिकदार में पूरी हो रही होंगी उस डायमेंशन के अंदर। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर वो डायमेंशन समझते हैं आप जन्नत को या आफ्टर लाइफ़ को, तो उस डायमेंशन की रिक्वायरमेंट अलग होगी, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मेटाफॉर्स यूज़ किए गए हैं। तीसरा तरीका, अगर आप उस आफ्टर लाइफ को ना डायमेंशन समझते हैं, ना आप फिजिकल प्लेस समझते हैं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग समझते हैं। यानी कि यही रूह इस फिजिकल बॉडी से निकल के किसी और डायमेंशन तो कहूँगा स्टेट में चली जाती है, एक एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है, अगर उसको फ्रीक्वेंसी समझते हैं आप।
तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो जाते हैं। फिर हूर जो है वो आपकी इसी दुनिया में आपकी बीवी है, क्योंकि आपने अगर वो स्टेट ऑफ हेवन या ब्लिस अचीव कर ली इस दुनिया के अंदर, तो आपकी बीवी आपको हूर लगेगी। लेकिन आपको जो रिस्क मिलेगा, आप झोपड़ी में रह रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो वो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप उससे इतना सेटिस्फाई होंगे कि आप एंजॉय करेंगे उस दाल रोटी को भी, तो वो उस शख्स से ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आपको, जो हज़ारों लाखों रुपए का खाना खा रहा है लेकिन मुतमईन नहीं है। तो लेकिन हमें जो मिसालें भी मिल रही हैं जिसमें आपने कहा, तो ये हराम चीज़ों की मिसाल में शराब की नहर बह रही है। यहाँ तो मना किया हुआ है, वहाँ जाके बोल रहे हैं खुल के शराब पियो। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। तो अब ये जो हमें मिसालें दी जाती हैं, उसको असल में ये हम लोग ये थॉट्स, ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये इंटरप्रिटेशन जो है, इतने सालों से लेते हुए आ रहे हैं। हज़ 100 कई 100 1400 साल हो गए इस्लाम को आए हुए। और सिर्फ़ इस्लाम में नहीं, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये जूडाइज़्म में भी है, ये बुद्धिज़्म में भी है, हिंदुइज़्म में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्योंकि वो इतने लॉन्ग इंटरप्रेटेड हो जाते हैं कि वो एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ बन जाते हैं। उसको लोग सच यकीन करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा टोटली गलत है, मैं ये नहीं कह रहा टोटली सही है। इसमें कहीं न कहीं मिसइंटरप्रिटेशंस है जो हमें रिविज़िट करनी पड़ेंगी, हमें री-क्वेश्चन करना पड़ेगा, हमें वापस जाना, हमें वो स्टेट अचीव करनी पड़ेगी। देखिए, चलें इस तरह समझें। ये स्टेट क्या है जो आप बोल रहे हैं? मैं आता हूँ उसके ऊपर। छोड़ दें कोई भी कॉन्सेप्ट, आप इंसान हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक है, आपकी जो जो डेफिनिशन ऑफ हेवन है, आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का? कि वो स्टेट अचीव कर लें, जो है वो प्लेस या स्टेट या फ्रीक्वेंसी जो भी आप कॉन्सेप्ट मानते हो, जिसको हम जन्नत या आफ्टर लाइफ कहते हैं। आफ्टर लाइफ में आपकी सैल्वेशन हो जाए, आपको कामयाबी मिल जाए। तो फ क्या वो मरने के बाद ही अचीव होती है? नो। हर रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट है कि आप ज़िंदा रहते हुए उस लेवल पे आप पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आपको आफ्टर लाइफ में कैरी ऑन करेंगे। इसे कहते हैं आपके अमाल। इस्लाम में है ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट भी कि है। ज़िंदा भाई, रहते हैं जन्नत मिल जाए? जन्नत के नज़ारे शुरू हो जाते हैं, जन्नत की फीलिंग शुरू हो जाती है, जन्नत मिल जाती है, कहते हैं इसको हम कहते हैं तज़किया नफ्स हो जाए, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल हो जाए। अच्छा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है रिलीजन का? अच्छे अमाल करो, गुड डीड्स करो, क्या होगा? आपको सवाब मिलेगा, आप यू विल फील गुड, आप अच्छा फील करोगे, और जैसे ही आप मरोगे उस गुड डीड के अगेंस्ट आपको हेवन दे दी जाएगी, आफ्टर लाइफ अच्छी दे दी जाएगी। तो एक बंदा है जो पूरी ज़िंदगी अच्छे डीड कर रहा है, तो क्या क्या उसको उसके इफ़ेक्ट क्या फ़ील होना शुरू नहीं हो जाएँगे? वो एनलाइटेंड होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, इर्तिका करता जाएगा। इसमें एग्ज़ाम्पल है रिलीजन में कि आपको ज़िंदा-ज़िंदा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फलाह उसने पाई, जिसने तज़किया नफ्स किया, जो औलिया कराम गुज़रे हैं, स्पिरिचुअल लोग गुज़रे हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने वो एलिवेटेड स्टेट अचीव कर ली थी, या वो पर्पस अचीव कर लिया था ज़िंदा होने का, अच्छे अमालों से, अपने गुडनेस से। तो उनको यहीं से वो ब्लिस मिल गई थी, जिसको हम आम आदमी नहीं तसव्वुर कर सकता। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने वो स्टेट अचीव कर ली, नाउ अब आपको वो आफ्टर लाइफ़ की फीलिंग यहीं से आना शुरू हो जाएगी, यहीं से आपको ब्लिस मिलना शुरू हो जाएगी। पॉइंट इज़ कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे, वो अचीव करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ना। उससे पहले क्या है? उससे पहले इंटरप्रिटेशन है। मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन है उस चीज़ को लेके। तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि भई लास्ट श्योर जो है वो मिलेगा बीवी को। ये कैसे पता चला अगर आपको? ये कॉन्सेप्ट मिस इंटरप्रेटेड है कि अगर भाई एक बीवी है, उसको अपने पहले शौहर से बहुत प्यार था और उसका इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में शौहर का। उसकी दूसरी शादी हो गई, उससे भी उसको प्यार है, लेकिन वो जेनुइनली उसका लगाव पहले वाले शौहर से था और उसी को वो अभी भी याद करती है, प्यार करती है। लेकिन आप हमारे जो कॉन्सेप्ट इंटरप्रेट हुए हैं उसके मुताबिक तो भई उसको लास्ट वाला मिलेगा ज़बरदस्ती। और जी, जन्नत में जाएँगे तो शौहर को बीवी हूर बना के दे दी जाएगी, हूरों की सरदार बना के दे दी जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी खातून से पूछें दुनिया में, किसी भी मज़हब से, किसी भी कल्चर से हो, कि वुड यू प्रेफर कि तुम्हारे साथ दूसरी औरत शेयर करे मत, वो फ़ौरन नहीं बोलेगी। नो नो फीमेल लाइक दिस, नो नो वुमन लाइक्स दिस। तो एक तरफ जो आपकी फितरत है और एक तरफ उसके अगेंस्ट आप इंटरप्रिटेशन दें। तो और ये इम्बैलेंस भी तो है ना कि हर किसी को जो चाहिए वो मिल रहा है। तो मर्द को 70 औरतें मिल रही हैं और औरत को 1 मर्द मिल रहा है। हो सकता है किसी और को ज़्यादा मर्द वो ख्वाहिश कर दे, या बहरहाल इस पे हमारे इतने टैबू बन चुके हैं, इतने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस हो चुकी हैं कि जो अभी आपने जुमले बोले भी ना, इस पे भी शायद हम पर इख्तिलाफात लोग उठाने लग जाएँ कि हम गुमराह कर रहे हैं या हम मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नहीं, रिलिजन ही आपको इजाज़त देता है कि आप क्वेश्चन करो कि आप में कहीं कहीं गलत देखिए, रिलिजन गलत नहीं है, रिलिजन लाने वाले गलत नहीं है, रिलिजन देने वाला गलत नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात गलत नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, ये जो भी प्रॉफिट्स आए जो रिलिजन, वो उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत नहीं है। हम गलत हो सकते हैं इंटरप्रेट करने में, एंड वी नीड टू क्वेश्चन दिस, और उसको क्वेश्चन करने में कोई कबाहत नहीं। और एक और था इसमें कि देखें रूह तो नूर की बनी होती है। कुरान में हमें ये सब ये सिखाया जाता है। तो जो नूर की चीज़ है वो
शराब, कबाब और तंदूर और इन सब का क्या करेगी? वो तो उसकी ग़िज़ा हो नहीं, फ़िज़िकल चीज़ ग़िज़ा तो होती नहीं है रूह की। यार आफ्टर लाइफ को लेके सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यही है कि हम मैटर के बने हुए, हमारे 5 सेंसेस हैं, हम हर चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं उन 5 सेंसेस में रहते हुए और बीइंग अ मैटर। जबकि सोल मरने के बाद बॉडी तो यहीं रह जाती है, ज़मीन में भुरभुरी होके डिसॉल्व हो जाती है। क्या जाती है आफ्टर लाइफ में? सोल हुँ। एंड कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस ना मैटर का बना हुआ है, ना सोल मैटर की बनी, वो एनर्जी है। कॉन्शियसनेस भी एक लेवल ऑफ एनर्जी है और सोल भी। तो क्या एनर्जी को ये ज़रूरत होती है इन चीज़ों की? हमारे फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में? नहीं। एनर्जी की फीलिंग एनर्जी भाई रूह नीचे आई क्यों? अगर हम फिलोसॉफिकली बात करें तो रूह नीचे क्यों आई? रूह खुद से ये सब चीजें टेस्ट नहीं कर सकती थी, इन 5 सेंसेस के मजे नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने बॉडी ली और इस दुनिया में आई। तो आप कह रहे हो कि जब ये बॉडी खत्म हो जाएगी तो वो मजे यही ले रही होगी सारे? नहीं। जो कॉन्शियसनेस आपने इस दुनिया में इवॉल्व किया है, जो मेमोरीज बनाई है, जो इर्तिका किया है, वो आपके साथ जाएंगी और उसी स्टेट ऑफ माइंड में आप आफ्टर लाइफ जी रहे होंगे। ये जो कहते हैं ना कि अपने अजीज लेने आ जाते हैं मरने के बाद टनल के अंदर, वो अपने आपके कॉन्शियसनेस में होता है ऑलरेडी कि वो मेरे करीबी लोग मर चुके हैं, वो ही लेने आएंगे। जिंदा बंदा तो नहीं लेने आएगा, क्योंकि वो जिंदा है आपके कॉन्शियसनेस में। दूसरी बात, एनर्जी किसी टनल में नहीं रहती। एनर्जी का रियल्म जो है वो यूनिवर्स में पूरी ओपन स्पेस है। एनर्जी कैन ट्रेवल फ्रीली ऑन इन दिस स्पेस। तो एनर्जी को ये टेस्ट करना, एनर्जी को, मैं ये नहीं कह रहा ये सब बातें बताई गई और हमारी डिवाइन बुक्स में लिखी गई तो ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है, हमारी इंटरप्रिटेशन इनकी गलत है। ये मेटाफॉर्स हैं कि आपको आइडिया दिया जा सके कि ये आफ्टर लाइफ में क्या फीलिंग होगी, एक आइडिया हो सके। पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप नहीं ले सकते अभी। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, वो नाबीना है, अब उस वक़्त को समझाने के जो हम नज़र से देखते हैं चीज़ें वो कैसी हैं, तो आप वो मेटाफ़र वगैरह, मुहावरे वगैरह यूज़ मेटाफॉर यूज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसको एक आइडिया हो जाएगा। अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी ब्लाइंड होते हुए जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, उसकी जो जो अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म है, उसके अंदर रहते हुए वो समझेगा ना, एक आइडिया बनाएगा। हुँ। हो सकता है वो उसको कोरिलेट कर ले उन चीज़ों को किसी चीज़ से। तो ये हो सकता है कि जो हम जा रहे हैं, जो रूह जन्नत में जा रही है, उसकी भी बहुत सारी ऐसी हिस्से हों जिसका हमें कोई। फिर वही बात आ जाती है। अच्छा, मैं एक बात हमेशा हम ज़रूर बोलता हूँ कि जब हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, एक एक इसको हम कहते हैं डिलेमा, हुँ। अंडरस्टैंडिंग डिलेमा फिलॉसफी में कहते हैं, या डिस्कशन डिलेमा कह लें आप, कि हम बात कर रहे हैं इस बॉडी से बाहर की चीज़ों की, लेकिन प्रॉब्लम है जब हम बात कर रहे हैं हम कहाँ हैं? हम इस बॉडी के अंदर ही हैं। तो हम कितना भी इसको डिस्कस कर लें, हमारा रेफरेंस पॉइंट ये फिजिकल बॉडी एंड 5 सेंसेस ही रहेंगे, क्योंकि अभी इस लाइफ में हमने 5 सेंसेस के अलावा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, हमारे हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हम जो कुछ भी समझते हैं इस ब्रेन या माइंड से और 5 सेंसेस से समझते हैं। तो ये माइंड में रखें, ये एक लूप है। आप बोलें कि जी एनर्जी ये होगी, लेकिन आप जब तक नहीं समझ सकते जब आप एनर्जी रियल्म के अंदर जाएँगे नहीं, खुद आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया। तभी ये रूहानियत, और उसमें मैं देखा है काफ़ी जगह बताते हैं कि आपकी थर्ड आई खुल जाए, आपकी सिक्स्थ सेंस खुल जाए, छठी आइज़ खुल जाती है। देखिए, वेस्ट में भी इस पे काम हुआ है, ईस्ट में भी काम हुआ है। अब इसकी अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस या आई ऑफ विज़डम जिसको कह लें, ये वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है इंसान के अंदर कि जब वो दुनियावी लॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म से ये 5 सेंसेस के और इस माइंड के, इस ब्रेन की इंटेलेक्चुअल मैकेनिज़्म से अबव हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा उसका ये खत्म हो जाता है। वो इससे इवॉल्व्ड होके ऊपर निकल जाता है, यानी कि इसको मास्टर कर लेता है, इसको कॉन्कर कर लेता है। तो उसकी आई ऑफ विज़डम खुलती है। फिर वो देखता है जो आम इंसान नहीं देख पाता। वो इतना फार साइटेड हो जाता है, इतना दूरअंदेश हो जाता है कि आम इंसान इतना दूर नहीं देख सकता। वो चीज़ों के फैक्टर्स और मैकेनिज़्म को इतना ज़बरदस्त समझने लगता है, यूनिवर्स के निज़ाम को, जो कुछ भी मैटर और एनर्जी में बना हुआ है, उसकी पूरी पूरी हकीकतों को समझने लग जाता है वो। तो डायरेक्ट हमें ये क्यों नहीं बता दिया कि भई तुम्हारी बस से ये समझने की चीज़ें बाहर हैं, हम मुहावरे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन लिटरली ले लेना। बोला है, डिवाइन बुक्स में बोला गया है कैटेगोरिकली कि आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है ये एलेगोरी है, कि ये मेटाफॉर्स है, ये मुहावरे हैं, ये एग्ज़ाम्पलरी फॉर्म्स हैं, ये किस्सों में बताया जा रहा है और आपकी समझ नहीं, ये हर हर डिवाइन बुक में कैटेगोरिकली बोला हुआ है। सिर्फ़ कुरान में नहीं, ब तौरा में भी, इंजील में भी, सब में बोला गया है ये। तो इस पे क्यों नहीं फ़ोकस करते हमारे जो आलिम हैं? देखिए, ये एक अलग डिस्कशन है कि ये भी इंसान की इम्प्लाइड एक डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शनल बिहेवियर है हुँ। कि इंसान की फितरत है कि वो अकल में फँस जाता है, नफ्स में फँस जाता है। ये चीज़ है ही इतनी ज़्यादा पावरफुल डिज़ाइन। आई थिंक टू माय अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है इंसानी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो इंसानों के अंदर जो हम कह लीजिए कैपेसिटी जो है इंसान की, उसके अंदर सबसे पावरफुल चीज़ है उसका माइंड है
और उसकी ईगो है, नफ्स है जिसको हम कहते हैं, तो इंसान इसमें फंस जाता है। एज अ रिजल्ट वो अपनी फेवरेबल इंटरप्रिटेशन निकालने लग जाता है, अपने आप को आसान करने लग जाता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, नफ्स की फितरत है कि वो जो कुछ करती है उसको जस्टिफाई करती है। नफ्स एक काम करती है, फिर उसके फेवर में रीजनिंग जमा करती है। ये कॉमन बिहेवियर है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस ट्रैप से बच के, जिसको हम कहते हैं तस्किया नफ्स हो गया, इनलाइटेंड हो गए, वो इससे अबव जाके चीज़ों की रियलिटी को टैप करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी में एक बार अपने हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए।